गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर। कोमल, तबीयत कैसी है आपकी अब? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं है, हो जाएगी, डोंट वरी। देखिए, लास्ट क्लास में हम अध्याय 19 सीआरपीसी को कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम अध्याय 20 जो बात करता है ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। समन केसों का मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल परीक्षण विचारण जो किया जाएगा वो अध्याय 20 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। समन केसेस कौन से केसेस होते हैं? निहाल जी क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निहाल जी, कौन से केस समन केसेस होते हैं? जी सर। कौन से केसेस समन केस होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि समन केस होता क्या है, तभी तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। जी सर। तो आप बताइए। जो 2 वर्ष से कम जब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है अभियुक्त सर, जब जो है तब उसे उसके बारे में बताया जाता है कि उस पर आपके ऊपर ये अभियोग है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी सवाल समझो पहले। मेरा जी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज समन केस? समन केस होता क्या है? आप प्रोसीजर बताने लगे, वो तो मैं बताऊंगा आपको। समन केस कौन से केस 2 होते वर्ष हैं? से कम दंड वाले मामले होते हैं वो समन। जी जी, कोमल जी बता रही हैं कि जो 2 वर्ष से कम सजा वाले मामले होते हैं वो समन केस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए, तो इस अध्याय 20 में कुल 10 धाराएं हैं। ये याद रखिएगा, कुल 10 धाराओं का इस अध्याय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को समन केसेस समझाने का। ठीक है? तो इसकी जो पहली धारा है वो 251 है, 251 के सगुन से शुरू होती है ये धारा। ये कहता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, अभियोग का सारांश बताया जाना। तो यहाँ कह रहा है इसमें 251 में कि व्हेन इन ए समन केस द अक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge। तो 251 में ये बताया गया है, हम पिछले जो 2 ट्रायल पढ़े हैं, पिछले 2 ट्रायल कौन से पढ़े हैं हमने? कल्पना। सर, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण और दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा बारंट मामलों का विचारण। तो उन दोनों में हमें ये बताया गया था कि हम स्पेसिफिक चार्ज का निर्माण करेंगे, चार्ज की विरचना की जाएगी। सेशन न्यायालय में किस धारा में चार्ज बनाया जाता है? गुलशेर बताएं कि सेशन न्यायालय का जो परीक्षण है, सत्र परीक्षण जिसे बोलते हैं, उसकी कौन सी धारा में चार्ज बनाया जाता है? गुलशेर भाई, पता हो तो बता दिया करो, ना पता हो तो बिंदास मना किया करो, टाइम किल मत करो क्लास का। अगर मेरी आवाज़ आ रही है गुलशेर तो आप माइक खोल के बताइए यस सर, नो सर। यस सर, नो सर। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि सत्र न्यायालय का जो परीक्षण हमने पढ़ा था उसमें चार्ज की विरचना किस धारा में बताई गई? बताया सर। एक्चुअली सर याद नहीं आया मेरे को।
कोई बात नहीं, चलिए। 228 में सर। ये कौन बोला? सोनम राणा। सोनम जी। सोनम राणा ने बताया कि 228 में सत्र परीक्षण में क्या किया जाता है? चार्ज बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है ऑफिशियली। लेकिन जो हम समन केसेस के विषय में पढ़ रहे हैं प्रक्रिया, इसकी धारा 251 बता रही है कि इसमें केवल आपको अभियोग का सारांश बताया जाएगा। औपचारिक रूप से इसमें चार्ज की विरचना नहीं की जाएगी। जैसे कि हम पिछले 2 ट्रायल में समझ के आ रहे हैं। हमने अध्याय 18 में पढ़ा था सत्र परीक्षण, अध्याय 19 में पढ़ा हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों का जो है विचारण, और अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं अध्याय 20 में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ आरोप की विरचना आप नहीं करेंगे। केवल 251 में आप जो है सब्सटेंस बताएंगे उसका कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है, और आप दोषी मानते हैं अपने आप को। यदि मानते हैं तो अलग बात है, नहीं मानते हैं तो विचारण प्रतिरक्षा आप करेंगे, प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। ठीक है? 251 में कोई दिक्कत भाई? 251 समझ आ गया सबको? यस सर, क्लियर। जी। देखिए, कल की क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था और मुझे केवल 2 लोगों ने होमवर्क करके भेजा क्लास में। एनू ने बहुत अच्छा जवाब दिया और कार्तिक का जवाब आया मेरे पास। उन्होंने प्रयास किया, मैं उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अभी बहुत वर्क करने की आवश्यकता है। कार्तिक, आपका जवाब जो है वो प्रश्न के आकार के अनुसार थोड़ा छोटा है। अगर आप मुख्य परीक्षा में इस लेवल का जवाब लिखोगे तो 10 में से 1 नंबर मिल जाए आपको तो बहुत गनीमत की बात होगी। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, क्लियर कट कह रहा हूँ। तो मेहनत कीजिए। आपने जवाब दिया, इसके लिए अप्रिशिएशन आपको। ठीक है ना? ओके सर। उस टाइम में ऑफिस में था। कोई बात नहीं, थोड़ा और डीपली पढ़ के और अपने जवाब को आप दुरुस्त करके दोबारा प्रयास कीजिए, है ना? ओके सर। हाँ। ओके। वैसे आपको शाबाशी है कि आपने सवाल का जवाब दिया जी। अब 252 कह रहा है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। ये बात हम सारे परीक्षण में, पिछले 2 परीक्षण थे, दोनों में पढ़ के आए हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाए और वो आरोप जिस पर आप लगा रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर ले एज इट इज़, तो वहाँ कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट में शब्द आ रहा है हर जगह, उसको गिल्टी होल्ड कर सकता है उसकी प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर ही। तो ये कह रहा है, इफ़ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। तो देखिए, यहाँ इस लाइन में शैल और मे आ रहा है। मैंने कल की क्लास में भी सवाल किया था कि ये शैल आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, और मे आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? कौन बताएगा? सोनम, आप बताइए। सर, कर सकेगा, अगर सकेगा तो में, और शैल का मतलब है करेगा ही करेगा दोषी किसी। हाँ, तो ये 252 में जो दोनों बातें आ रही हैं बेटा, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो शैल और में आ रहा है, ये क्या कहानी है? शैल का क्या अर्थ है इस लाइन में? आपने बहुत अच्छा बता दिया कि शैल में तो ड्यूटी बाउंड है कोर्ट करने के लिए, और में उसको डिस्क्रिप्शन है कि ही कुड डू और नॉट। लेकिन यहाँ इस 252 की जब अगर दोषी होने का मतलब दोषी होने का मान लेगा कि हाँ उसने ये ऑफेंस किया है तो फिर तो दोषित करेगा, और अगर नहीं मानेगा, वो आगे ट्रायल चाहेगा तो फिर उसको दोषित नहीं करेगा। अरे नहीं बच्चा, ये हिंदी वर्जन में पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा, और यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाक यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है, और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। तो जो शैल वर्ड आ रहा है, शैल वर्ड तो आ रहा है, उसका जो अभिवचन वो कह रहा है
उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट ड्यूटी बाउंड है। ये शैल तो उस चीज़ के लिए आ रहा है, और मे आ रहा है उसको दोष सिद्ध चाहे तो कर दे और चाहे तो ना करे। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था। तो यहाँ शैल और मे, शैल वर्ड तो आ रहा है, उसके अभिवचन को उसी के शब्दों में लिखने की कोशिश की जाएगी। वो लिखेगा, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू राइट डाउन हिज स्टेटमेंट ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। क्लियर है? यस सर। हाँ चलिए, 252 क्लियर है। 252 में वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट ड्यूटी बाउंड है, लेकिन उसको दोष सिद्ध करने के लिए कोर्ट ड्यूटी बाउंड नहीं है। कोर्ट फिर भी अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ वास्तव में इस लायक है कि ये इसको दोष सिद्ध यहीं कर दिया जाए, तो दोष सिद्ध कर सकेगा। और कोर्ट को लगता है कि ये जो अभिवचन इसका आ रहा है, ये दोषी होने का जो अभिवचन कर रहा है, ये एक्चुअली फ्रीली नहीं कर रहा है, किसी को बचाने के लिए कर रहा है या जैसे भी कर रहा है व्हाटसोएवर, तो वहाँ कोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने दोनों विकल्प खुले हैं। वो चाहे तो गिल्टी होल्ड करे और वो चाहे तो आगे की प्रक्रिया में बढ़ जाए। ठीक है भाई। सेक्शन 253 कह रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। पेटी केसेस के उनसे होते हैं छोटे मोटे अपराध। ठीक है। तो इसकी उपधारा एक बात कर रही है, 253 हम पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है वेयर अ समन्स हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 206 एंड द एक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। तो ये कह रहा है कि जहाँ धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहाँ वह अपना अभिवाक अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र लिखेगा और उस समन में जो जुर्माने की राशि बताई गई होगी, उस जुर्माने की राशि को न्यायालय को या तो डाक से भेज देगा या अपने किसी मैसेंजर संदेश वाहक के माध्यम से भेज देगा। इज दैट क्लियर? चलिए उपधारा 2 देखते हैं। 253 की उपधारा 2 कह रही है द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज्ड shall be adjusted towards that fine or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। तो उपधारा 2 कह रही है कि जब मजिस्ट्रेट स्वयं के अनुसार अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी, जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का विवेचन करता है, वहां मजिस्ट्रेट यथासंभव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिवाक को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेकानुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिवाक पर दोष सिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वोक्त दंडादेश दे सकेगा। दंडादेश क्या है? उसमें पेटी ऑफेंसेस हैं, जुर्माना लगना है बस। ये मामले, ये जो धारा 253 है, केवल उन मामलों तक सीमित है जो बहुत छोटे किस्म के मामले हैं और जो केवल और केवल जुर्माने के आधार पर ही निपटाए जा सकते हैं। तो वैसे मामलों को अकॉर्डिंग टू 253 कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए बिना भी या तो डाक द्वारा या अपने मैसेंजर द्वारा, प्लीडर द्वारा ऐसे मामलों को निपटा सकता है। इज दैट क्लियर कोमल? हाँ जी। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? हाँ जी। चलिए एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे पे कॉल आ गई थी। आप उसके लिए क्लास की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सब रिपीट मिल जाएगा।
अगली धारा 254 है, ये बात करती है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। ये कह रहा है इफ़ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253 द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produce his defense। तो ये 254 कह रहा है कि प्रक्रिया जब दोषसिद्ध ना किया जाए तो दो बातें आई हैं दोषसिद्ध करने वाली, एक 252 की दोषसिद्धि आई है, एक 253 की दोषसिद्धि आई है। तो ये कह रहा है कि जब अगर इन दोनों धाराओं में दोषसिद्ध ना किया जाए तो 254 क्या कह रहा है, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या धारा 253 के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह अभियुक्त को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए, ठीक है, लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे लेने के लिए अग्रसर हो जाएगा। भाई उसको 252 में दोषसिद्ध नहीं किया गया, न उसने प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करी, ना उसने 253 में कोई प्ली ऑफ गिल्टी करी, तो फिर क्या उसके पास रास्ता बचता है? आप मजिस्ट्रेट हैं तो आप क्या करोगे? आप फिर प्रोसिक्यूशन को कहोगे कि भाई लाओ अपना जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करो, और फिर वो आप एक्यूज से भी कहोगे कि भाई आपका जो प्रतिरक्षा का साक्ष्य है आप प्रतिरक्षा का साक्ष्य दो। लेकिन दोनों पक्षों को सुना जाना वो नितांत आवश्यक है। ये प्राकृतिक जो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे, बिना उन्हें सुने आप मामले का निस्तारण नहीं कर पाएंगे। तो 254 का उपधारा 1 समझ आ गया, वहाँ बता दिया गया 252 में गिल्टी नहीं हुआ, 253 में गिल्टी नहीं हुआ, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा 254 में, और 254 में एविडेंस लेगा कोर्ट। पहले प्रोसिक्यूशन को एविडेंस देने का अवसर दिया जाएगा, जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज कर देगा फिर डिफेंस में एक्यूज से पूछा जाएगा भाई आपके पास कोई अपना डिफेंस हो तो आप डिफेंस प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। उपधारा 2 कह रही है 254 की, द मजिस्ट्रेट में if he thinks fit on the application of the prosecution or the accused issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing। ये सारी बातें पीछे की जो हमारे परीक्षण हमने पढ़े हैं उनमें भी सेम बात बताई हुई है कि भाई मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का मामला शुरू हो गया और गवाह बुलाए जाने हैं तो गवाह के लिए समन जारी कराया जाएगा। फिर गवाह, एक तो ये है कि कोई वर्बली गवाही देना चाह रहा है तो वो गवाह हो गया, एक ये हो गया कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहा है, कोई वस्तु पेश करना चाह रहा है, तो उन सब के लिए 254 की उपधारा 2 में व्यवस्था की है कि वो उसके लिए कोर्ट से आवेदन करके आदेशिका जारी करा लें। आदेशिका क्या मतलब? समन इशू करा लेंगे उसका, ठीक है। नंबर 3 कह रहा है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। और फिर यहाँ 3 में कहा जा रहा है कि यदि उसके कुछ खर्चे हैं गवाह के तो वैसे खर्चे जो है वो न्यायालय में समन जारी करने से पहले माननीय मजिस्ट्रेट जो है उसे जमा करने की अपेक्षा आपसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात आती है 255 की, जो बात कर रहा है एक्विटल और कन्विक्शन की। एक्विटल शब्द क्या होता है? सोनम। सोनम मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो क्या? चलो 255 कह रहा है एक्विटल और कन्विक्शन। ये कह रहा है इफ़ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 254 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑफ हिज ऑन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड finds the accused not guilty he shall record an order of acquittal। तो मान लीजिए आप मजिस्ट्रेट हैं और आपने सुनवाई करने के पश्चात ये पाया कि जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है उसमें दम नहीं है, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि कन्विक्ट किया जा सके, तो आप क्या करेंगे? आप 255 की उपधारा 1 में उस एक्यूज को एक्विटल कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे। ये कह रहा है यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है
तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। नंबर 2 कह रही है इसकी उपधारा 255 की, वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360 ही शैल इफ ही फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। देखिए धारा 325 और 360 कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। कौन बताएगा धारा 325 क्या कहती है सीआरपीसी की? गुलशेर आप बताएं। धारा 325 सीआरपीसी कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ था, तो आप बताने का प्रयत्न कीजिए कि धारा 325 क्या कहती है। जी एक्चुअली मेरे पास अभी बुक भी मेरा भी लिया है और नई नोट्स बनाई मैं अभी। वेरी गुड। और कोई क्लास में बताना चाहे? आजकल ज्यादा बिजी ट्रेनिंग उसमें मार्केट में बिजी हूं। चलो आप पैसे कमा रहे हैं। आपको तो बताइए मार्केट में कितना बिजी रहूंगा। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए सोनम आप बताइए धारा 325 सीआरपीसी क्या कहता है? माइक ऑफ कर लीजिए गुलशेर जी। शायद कठोर दंड। हाँ कार्तिक सही बता रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो? कल्पना आप बताइए 325 सीआरपीसी क्या कहता है? सर जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता है तब उसको सुपर्द कर देता है बिल्कुल। मामले। और 360 है जब अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ देता है। बिल्कुल उसको डांट फटकार के छोड़ दिया जाना कि भाई चल तेरा ऐसा है कि तुझे हम सज़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तू अपना अगर सदाचारी बना रहेगा तो केवल सदाचार की परिवीक्षा पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो अगर ये दो अवस्थाएं नहीं हैं तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? दंडादेश दे देगा। ना तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कुछ कठोर दंड देने का यहाँ पावर नहीं है, ना तो 325 की प्रक्रिया में उसे जाना है और ना ही उसको परिवीक्षा काल पे छोड़ रहा है। तो फिर क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? उसको दंडादिष्ट कर देगा। और उपधारा 3 कह रही है इसकी, ये कह रहा है मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 कन्विक्ट द एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर विच फ्रॉम द फैक्ट्स एडमिटेड और प्रूव्ड he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or summons if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। और उपधारा 3 कह रही है कि कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 या 255 के अधीन, ठीक है, किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, दोष सिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, 252 में तो प्ली ऑफ गिल्टी पे वो दोष सिद्ध कर रहा है और 255 में कब दोष सिद्ध कर रहा है? जब उसने पूरी प्रक्रिया को सुन लिया, उसने एविडेंस ग्रहण कर ली, तो उसके बाद कर रहा है। तो वो कह रहा है कि वो दोष सिद्ध कर सकता है जब उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए पूरी प्रक्रिया के दौरान कि यहाँ जो है एक्यूज़ के खिलाफ कुछ प्रिजुडिस हो रहा है, उसके विपरीत कुछ जा रहा है। उसको मतलब कि लगना चाहिए कि हाँ, वो 252 में क्या मे शब्द क्यों आया था? मे शब्द इसलिए आया था कि न्यायालय ये चेक कर ले कि वास्तव में कोई प्रिजुडिस प्रक्रिया तो उसके खिलाफ नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? अब अगली सेक्शन है 256, 256 बात करता है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। तो ये कह रहा है कि इफ़ द समन्स हैज़ बीन इशूड ऑन कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच the hearing may be adjourned, the complaint does not appear, the magistrate shall notwithstanding anything hereinbefore contained, acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to
adjourn the hearing of the case to some other day। और इसको प्रोविज़ो भी है 256 का। प्रोविज़ो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन और वेयर द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस G of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with the attendance and proceed with the case। जी शोभित दीक्षित जी, वेलकम इन क्लास। थैंक यू सर। क्या हाल है आपके? ऑल वेल सर। अरे आप तो हमें भूल ही गए कतई यार। आपने क्लास ही तो छोड़ी है, आपका कोई हाय ना हेलो। नहीं सर, भूले नहीं है, गलती से एक दिन मुलाकात भी हो गई आपसे, आपको पता भी नहीं चला। वो कैसे भाई? वो समझाओ हमें, आपको मालूम नहीं चला। वो जरूर बताओ हमें। मुलाकात ऐसे ही सर, एक दिन जल्दबाजी में ना मैंने गाजियाबाद से मेरे को जाना था मेरठ, और जल्दबाजी में मैंने ट्रेन दी थी। अब मुझे डेट नहीं ध्यान आ रही, करीब 1-1.5 महीने पहले का है। अब उसमें जस्ट मेरे पीछे वाली सीट पे आप भी बैठे हुए थे। तो यार जब बैठे हुए थे तो आपने मुलाकात क्यों नहीं की? सही सवाल आपका सर, लेकिन मुझे भी पता ये बात तब चली जब मैं ट्रेन से उतर के जा रहा था। अचानक मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो कहीं देखा तो चेहरा है इस तरीके से। मैंने कहा सर है क्या? फिर मुझे आप रेड टी शर्ट में बैठे थे। हाँ बिल्कुल, मैं दिल्ली से आ रहा था। हाँ, तो आप गए थे ना ट्रेन हाँ। से, वो 10 बजे के आसपास एक एक्सप्रेस आती है। हाँ, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उससे गाजियाबाद से मैं सहारनपुर आ रहा था। बिल्कुल जी, तो सर फिर मेरे को बाद में बड़ा, मैंने कहा वो ट्रेन एक्चुअली चल पड़ी, मैं वापस जाता तब तक। हाँ, वो उसका स्टॉपेज बहुत कम रहता है। मैंने चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी दुनिया है, फिर मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगता अगर बातचीत होती, मिलते तो, है ना? कोई बात नहीं। जी सर। हाँ तो दोस्त ना मैं उतर गया तब मैंने आपको देखा, मैंने कहा सर बैठे हुए हैं। पहले तो मुझे लगा मैंने जाना पहचाना चेहरा, लेकिन पास से देखा तो आप ही थे। अब जब तक मैं कहता हूँ हाँ, ऐसा अक्सर होता है, आदमी सोचता रहता है यार देखा कहाँ है। हाँ चलिए, तो 256 बात कर रहा है परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी डेथ की अवस्था में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी समन केस में, इसकी बात कर रहा है 256। और इसकी उपधारा 1 कह रही है कि यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है, कंप्लेनेंट हाजिर नहीं हो रहा है। एक बात तो यह है कि वो हाजिर नहीं हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि भाई उसकी हाजिर ना होने का रीज़न तो एक ये होता है, या तो उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो जानबूझ के हाजिर ना हो रहा हो, 2 ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले को सुनवाई के लिए स्थगित करना ठीक ना समझे। तो वो चाहे तो दोष मुक्त कर दे, या फिर उसको लगता है कि नहीं यार एक अवसर कंप्लेनेंट को दिया जाना चाहिए, हो सकता है किसी अर्जेंसी की वजह से कोई कारण ऐसे रहे हो ना पाया हो, तो वहाँ। और सामान्यतः 256 में भी मजिस्ट्रेट जो है मामले को एडजर्न ही करते हैं। क्यों शोभित, इतनी जल्दी कहाँ दोष मुक्त कर रहे हैं एक्यूज को कोई? और इसका परंतु कह रहा है कि परंतु जहाँ परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का, क्या कह रहे हो? वो चाहे 10 साल भी पेंडिंग रहे सर, वो डिस्चार्ज तो कर ही नहीं सकते। करते ही नहीं है। एक 354 का मुकदमा 2004 से चल रहा है हमारे यहाँ, और वो लड़की जो थी वो कहीं किराए पे रहती थी। उसने जब जो उसके साथ कुछ घटना घटित हुई होगी, उसने एफआईआर करा दी। एफआईआर करा के वो अपना मकान किराए का था, छोड़ छाड़ के चली गई। तो भाई साहब 2023 चल रहा है, आज तक तो वो हाथ आई नहीं प्रोसिक्यूशन के, और 20 बार उसमें फाइलों में ज़्यादा ऑर्डर शीट के पन्ने होते हैं सब, लेकिन जजेस को उससे ख़त्म नहीं करता। हाँ, मतलब 50 बार तो उसमें अंतिम अवसर प्रोसिक्यूशन को दिया जा रहा है, उसके बाद फिर चलाए जा रहे हैं। एक दिन एक एविडेंस आई, उसमें एक गवाह आया तो मेरे पे फ़ोन आया कि जी उसमें
गवाह आ गया। मैंने कहा भाई देखे कौन आया है, तो देखे FIR लेखक खड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई जब मुद्दे ही नहीं आ रही इसमें तू क्या कर लेगा इसमें, बता। इसका प्रोविजो कह रहा है कि परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है, या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्रवाई कर सकता है। ठीक है जी। 257 बात कर रहा है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, परिवाद को वापस लेना। विड्रॉल तो आप सभी समझते ही होंगे, जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो और जब उसको वापस लेते हो तो क्या कहते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरवाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की बात हो रही है। ये कह रहा है कि इफ़ ए कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर satisfy the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। तो यहाँ 257 ये कह रहा है कि यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय, तो कभी भी विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। ठीक है। और ये मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर देगा। तो देखिए, अगर सिंगल एक्यूज है तो सिंगल एक्यूज के खिलाफ भी आप परिवाद वापस ले सकते हैं 257 में, और मोर देन वन एक्यूज है तो उनमें से सारों के खिलाफ भी ले सकते हैं, और उनमें से पिक एंड चूज भी कर सकते हैं कि भाई मुझे 2 के खिलाफ तो चलाना है, 2 के खिलाफ नहीं चलाना है। लेकिन आपको मजिस्ट्रेट का ये समाधान करना पड़ेगा कि आप 2 के खिलाफ क्यों नहीं चला पा रहे हैं और 2 के खिलाफ क्यों चला रहे हैं। तो वहाँ मजिस्ट्रेट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भी इनके खिलाफ ग्राउंड्स नहीं है या जो भी नहीं है व्हाट्सोएवर। तो 257 में ये कंप्लेंट वापसी वाली बात बताई गई है। ठीक है भाई, क्लियर है जी। और 258 कह रहा है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। ये कह रहा है कि इन एनी समन केस instituted otherwise than upon complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge। जी, तो 258 कह रहा है कि कुछ मामलों में कार्रवाइयों को रोक देने की शक्ति। ये कह रहा है कि परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, और जहां मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्य की अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाइयाँ रोकी जाती हैं वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा, एक्विटल नहीं होगा। ठीक है। और 259 बात कर रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। तो 259 कह रहा है कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल of a summon case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice
the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this code for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined. तो 259 कह रहा है कि समन मामलों को वारंट मामलों में भी तब्दील किया जा सकता है। ये 259 बात करता है और ये कह रहा है कि जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा ऑलरेडी की जा चुकी है। ठीक है, तो ये वारंट मामलों का प्रोसीजर हमने कौन से अध्याय में पढ़ा है कल्पना? सर अध्याय 20। अध्याय नहीं, अध्याय 19। अध्याय 20 तो हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ सर। तो आज की क्लास में आपका अध्याय 20 समाप्त होता है और अगली क्लास में हम अध्याय 21 जो कि समरी ट्रायल्स की बात करता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर।